हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विकास वक्र यानी कि ग्रोथ कर्व्स के बारे में। इकोलॉजी के अंदर लास्ट वीडियो में हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी में जनसंख्या पारिस्थितिकी में डिस्कस किया था बहुत सारे इसके गुण और विशेषताओं के बारे में, जिनमें से ये जो विकास वक्र है यानी ग्रोथ कर्व्स है, इसके बारे में डिटेल में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसके पहले हमने कुछ और फैक्टर्स भी पढ़े थे। ग्रोथ कर्व पढ़ने से पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैविक या प्रजनन अक्षमता के बारे में हमने पढ़ा था, जिसको बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बोला जाता है, और इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राकृतिक वृद्धि यानी कि नेचुरल इंक्रीज की एक आंतरिक दर होती है, लेकिन पर्यावरणीय प्रतिरोध द्वारा इसकी अनुमति नहीं होती है। हमने ये देखा था कि एक जीवित प्राणी की, एक जीवित जीव की जो जैविक और प्रजनन क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जितना एनवायरनमेंट के अंदर नंबर रिक्वायर्ड होता है उस पॉपुलेशन का, उस जनसंख्या का, उससे भी वो कहीं ज्यादा जीवों को जनन कर सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ पर्यावरणीय कारक यानी पर्यावरणीय प्रतिरोध आते हैं, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होते हैं, जो इसकी अनुमति नहीं देते हैं, और वो क्या करते हैं, उनके नंबर को मेंटेन करके रखते हैं, उनके नंबर को बैलेंस करके रखते हैं, संतुलित करके रखते हैं। जैविक या प्रजनन क्षमता यानी कि जो प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर होती है, इसको माल्थ्यूसियन पैरामीटर भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और टर्म हमने पढ़ी थी, वहन क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो टर्म्स हैं, आर हो गई या फिर के हो गई, ये हमें ग्रोथ कर्व्स के अंदर, विकास वक्र के अंदर यूज होगी, इसलिए हम इनको पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो वहन क्षमता होती है, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के पर्यावरण की किसी प्रजाति की आबादी के लिए प्रदान की गई परिस्थितियों में पोषण क्षमता, फीडिंग कैपेसिटी होती है, यानी उसको कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, वो जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वहां पे कोई भी प्रजाति आकर रह रही है, कोई जनसंख्या उसकी रहती है, तो वहां पे उस पर्यावरण की एक क्षमता होती है, जिसको वहन क्षमता बोलते हैं, कि वो इतने ही इन प्राणियों को, इतने ही इन प्रजाति की आबादी को पोषण कर सकता है, पोषित कर सकती है और स्पेस दे सकती है, इससे ज्यादा उसके अंदर नहीं आएंगे। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वहन क्षमता के/2 के आधे भाग पर प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है सबसे ज्यादा, वो होती है के/2 के ऊपर। जब भी यानी कि हाफ के अंदर किसी पर्यावरण की वहन क्षमता पहुंच जाएगी, उस टाइम पे वो शो करता है, वो पर्यावरण शो करता है कि यहाँ पे क्या है, इसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। अभी जो आर की हमने बात की है, यानी कि प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर, ये पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, या फिर नेगेटिव हो सकती है। किस कंडीशन में पॉजिटिव होगी ये? जब बर्थ रेट, ठीक है, यानी जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से ज्यादा होगा। ठीक है, जन्म दर क्या है, ज्यादा है यहाँ पे। और जीरो कब होगी? जीरो जब होगी जब वहां पे बर्थ और डेथ रेट दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। और नेगेटिव कब होगी आर की वैल्यू? जब बर्थ रेट घट जाएगा, जन्म दर घट जाएगा, और डेथ रेट वहां पे बढ़ जाएगी। तो जितनी ज्यादा आर होगी वहां पे उतना ही ज्यादा क्या होगा, बर्थ होगा, और उसको पॉजिटिव आर बोलेंगे। और यहाँ पे जितना ज्यादा कम आर होगा यहाँ पे, यानी कि जो प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर है वो कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, बर्थ रेट कम होगा, और इस कंडीशन में डेथ रेट ज्यादा होगी, तो ये जो है आर नेगेटिव हो जाएगा। अभी जो विकास वक्र है, इसकी डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। तो जनसंख्या वृद्धि को एक गणितीय अभिव्यक्ति यानी कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसे विकास वक्र यानी कि वृद्धि वक्र कहा जाता है, जिसमें जनसंख्या में कुल व्यक्तियों की संख्या का लघुगण यानी कि लोगरिथम समय कारक के विरुद्ध अंकित किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कुल व्यक्तियों की संख्या एक साइड तो हम लेते हैं, और एक साइड यहाँ पे समय कारक लेते हैं। इनके अगेंस्ट एक प्लॉट बनाया जाता है, जिसको ही क्या बोला जाता है, वृद्धि वक्र या फिर विकास वक्र बोला जाता है। बेसिकली दो टाइप के विकास वक्र होते हैं, एक होता है सिग्मोइड एस आकार का विकास वक्र, और दूसरा होता है जे आकार का विकास वक्र। तो यहाँ पे ऐसे एक प्लॉट बनाया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है, जिसमें एक साइड तो यहाँ पे लिया जाता है कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, एक साइड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिए जाते हैं, जिनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है।
एक साइड यहाँ पे टाइम लिया जाता है जिसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनके बीच में यहाँ पे ये प्लॉट बनाया जाता है। तो अगर ये एक बनता है यहाँ पे जे शेप का, ठीक है, ऐसे जे शेप का बनेगा इसकी आकृति, और एक यहाँ पे बनेगा ऐसे जे शेप का पहले बनेगा, और फिर ये ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएगा जिसको बोलेंगे एस शेप का, और ये था जे शेप का। तो ये दो विकास वक्र, वृद्धि वक्र यहाँ पे बनेंगे, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है जे आकार का विकास वक्र। इसको घातीय वृद्धि भी बोला जाता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको बोला जाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होगा, यहाँ पे बढ़ती जाएगी जनसंख्या, बढ़ती जाएगी और एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगी जहाँ पे एनवायरमेंटल के जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक हाइपोथेटिकली हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम रियलिटी में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो वक्र है, ये जो जे आकार का विकास वक्र है, ये तब हमें प्राप्त होता है जब रिसोर्सिस जो है एनवायरमेंट के अंदर जब अनलिमिटेड हो। अब ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, एनवायरमेंट के अंदर हमेशा एक उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो जनसंख्या को अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर प्राकृतिक वातावरण में पाले गए 12 सिंगों की छोटी आबादी द्वारा दर्शाया गया है, जहाँ भोजन तो भरपूर है लेकिन कोई शिकारी भी नहीं है। तो हमने बात की थी कि जे शेप का क्या है, एक सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर हम इस ग्राफ को बनाते हैं। यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि भोजन भरपूर होता है और कोई यहाँ पे शिकारी भी नहीं होता है। तो इसलिए इनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जाती है, और इस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है। इसमें दो चरण है, एक होता है लैग फेज, ठीक है, सबसे फर्स्ट ये लैग फेज होगा जिसको अंतराल चरण बोला जाता है, और दूसरी तरफ यहाँ पे होता है एक्सपोनेंशियल यानी कि लघुगणक या फिर घातीय चरण। तो यहाँ पे ये इस साइड हमने पॉपुलेशन साइज लिया है, एक साइड यहाँ पे टाइम लिया है, इस साइड ये पॉपुलेशन साइज हो गया, इनके अगेंस्ट ये बनाया गया है। तो पहला चरण की अगर हम बात करें, अंतराल चरण, इसमें क्या है, ये जानवरों के नए वातावरण के प्रति अनुकूलन का काल है। तो इसके अंदर अडेप्टेशन होती है, अनुकूलन होता है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी नए एनवायरनमेंट के अंदर जानवर आए और वहां पे भरपूर भोजन है, कोई वहां पे शिकारी भी नहीं है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस एनवायरनमेंट के उस वातावरण में वो ढलेगा वहां पे, यानी कि अनुकूल होगा। इसलिए जनसंख्या में धीमी वृद्धि या फिर कोई भी वृद्धि यहाँ पे देखी नहीं जाती है। इसलिए यहाँ पे ग्राफ जो है, ये टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ये जो जनसंख्या है वो बिल्कुल ना के बराबर बढ़ी है। दूसरा फेज यहाँ पे आता है लघु गणक या फिर घातीय चरण, यानी लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फेज इसको बोला जाता है। इसमें क्या होगा, अब यहाँ तक ये जो है, ये इसका अनुकूलन हो गया इस जनसंख्या का, इसको पता चल गया कि यहाँ पे ये भोजन मिल रहा है, इतनी इतनी जगह पे मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद ये ऐसे, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा है ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ गया है, यानी कि पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या का आकार यहाँ पे बढ़ता गया है। इसकी विशेषता जनसंख्या में तीव्र वृद्धि यानी कि रैपिड ग्रोथ है, जो जब तक जारी रहता है, जब तक कि पर्याप्त भोजन उपलब्ध रहता है। तो ये जो है ये बढ़ता रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये जाता रहेगा यहाँ पे ऊपर तक की तरफ, जब तक कि भोजन यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। अब इसके ऊपर जो ये जे शेप ग्रोथ कर्व है, इसको दिखाने के लिए 12 सिंगों के ऊपर, रेनडियर के ऊपर की एक छोटी आबादी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो लेकिन 12 सिंगों की आबादी में वृद्धि के साथ भोजन और स्थान की उपलब्धता में भी कमी आती है। अब जैसे जैसे ये पॉपुलेशन, जैसे जैसे ये आबादी बढ़ रही है, वहां पे भोजन में कमी आ रही है, क्योंकि आबादी ज्यादा हो गई है, और वहां पे स्थान में भी कमी आ रही है। अंततः क्या होगा, यहाँ पे ये जो आबादी है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर भूखमरी और मृत्यु दर यहाँ पे होती है। इस वजह से यहाँ पे ये पॉपुलेशन क्रैश हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मृत्यु दर में इस अचानक वृद्धि को जनसंख्या दुर्घटना कहा जाता है। उदाहरण के लिए कई कीट आबादी, बरसात के मौसम में तो हमें तेजी से वृद्धि हुई उनकी आबादी नजर आती है, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम जाता है उनकी जनसंख्या में गिरावट आ जाती है। तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर घातीय चरण का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जे शेप का आकार हमें क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो भोजन भरपूर होता है, दूसरा बात यहाँ पे कोई शिकारी नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसको एक सूत्र से दिखाया जा सकता है जिसको बोलते हैं dn/dt इज इक्वल टू rn। dn/dt यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक साइड हमने पॉपुलेशन साइज लिया है, एक साइड हमने टाइम लिया है।
तो यहाँ पे dn/dt है कि जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जनसंख्या भी बढ़ रही है, यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं टाइम के साथ जनसंख्या की बढ़ना बढ़ेगी। और ये आर यहाँ पे क्या है, आंतरिक वृद्धि की जो दर है वो है, और एन यहाँ पे क्या है, जनसंख्या का आकार है। तो आर प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर है या फिर जैविक क्षमता है, एन जनसंख्या का आकार है, dn/dt क्या होगा, यहाँ पे जनसंख्या आकार में परिवर्तन की दर होगी टाइम के साथ। इसके बाद दूसरा ग्राफ यहाँ पे आता है, कर्व यहाँ पे आता है सिग्मोइड या फिर एस आकार का विकास वक्र, या फिर इसको लॉजिस्टिक विकास वक्र बोला जाता है। इसके अंदर यहाँ पे बेसिकली जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं, एक मात्रा के अंदर होते हैं। तो सिग्मोइड वृद्धि का जो वक्र है इसका वर्णन वेरहल्स्ट ने 1839 के अंदर किया था। यह यीस्ट कोशिकाओं और अधिकांश जीवों द्वारा दिखाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर होता है, जे शेप का और एस शेप का ही ये हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है, यानी कि बहुत सारे जीव दिखाते हैं, इसको शो करते हैं इस वक्र को। 5 चरणों में बनता है, इसके अंदर 5 फेजेस आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है अंतराल चरण। तो ये अंतराल और जो हमने एक देखा था लघुगणक या फिर घातीय चरण, ये दो सेम रहेंगे। यहाँ पे और 3 ऐड हुए, एक यहाँ पे ऐड हुआ है सकारात्मक त्वरण चरण यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। एक यहाँ पे ऐड हुआ है नकारात्मक त्वरण फेज यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। और एक टाइम ऐसा आएगा जब जनसंख्या है वो स्थिर हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं स्थिर या फिर पठार चरण यानी कि स्टेशनरी और प्लेटिव फेज। तो ये 5 फेज यहाँ पे आएंगे। तो सबसे फर्स्ट फेज यहाँ पे आएगा अंतराल चरण यानी कि लेग फेज। तो लेग फेज के अंदर क्या होगा, जैसे हमने जे शेप के अंदर देखा था, यहाँ पे भी अनुकूलन होगा। ठीक है, वातावरण के अंदर अनुकूलन होगा, यहाँ पे बहुत कम वृद्धि या फिर ना के बराबर वृद्धि देखी जाएगी। दूसरा फेज यहाँ पे आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज यानी कि सकारात्मक त्वरण फेज चरण। इसमें प्रारंभ में जनसंख्या धीमी वृद्धि में स्लो इंक्रीज का काल ये होता है। यहाँ पे बिल्कुल धीमे धीमे बढ़ी है, ठीक है, ये बिल्कुल बढ़नी स्टार्ट हुई है जनसंख्या। इसके बाद तीसरा फेज यहाँ पे आता है, इसके अंदर यहाँ पे ये एकदम से बढ़ती है, इसको लोगरिथमिक यानी कि लघुगणक और घातीय फेज बोला जाता है। यह जो चरण है इसके अंदर भोजन और जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार प्रचुर उपलब्धता और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन न होने के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे तीव्र वृद्धि हुई है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा है वैसे वैसे पॉपुलेशन साइज या फिर जनसंख्या है वो भी बढ़ी है। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, इसके बाद ये थोड़ी सी घटनी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे अगर यहाँ तक हम देखें तो ये जे शेप की थी, इसके बाद ये एस शेप के अंदर कन्वर्ट होती है। तो जो एस शेप की है वो भी पहले क्या होती है, यहाँ तक इस फेज तक जब तक ये बहुत ज्यादा वृद्धि दिखाती है तब तक ये जे शेप की ही होती है। इसके बाद ये क्या है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है या फिर पर्यावरण के जो प्रतिरोध है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या घटना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज यानी कि नकारात्मक त्वरण फेज है। इसमें पुनः पर्यावरण प्रतिरोध आते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जनसंख्या में धीमी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी भी आ जाती है, साथ में यहाँ पे भोजन खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे कंपटीशन आ जाता है, प्रतिस्पर्धा आ जाती है, साथ में यहाँ पे जो जगह है स्पेस है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट फेज यहाँ पे आता है स्थिर पठार चरण यानी कि स्टेशनरी और फिर प्लेटिव फेज जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल स्थिर हो जाती है जनसंख्या। अंत में विकास दर स्टेबल यानी कि स्थिर हो जाती है, क्योंकि मृत्यु दर और जो जन्म दर है वो दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं। इसलिए विकास दर जो है ये जीरो ग्रोथ रेट या फिर विकास दर शून्य कहलाती है। तो ये 5 फेज यहाँ पे होते हैं एस शेप ग्रोथ का होगी। सिग्मोइड वृद्धि वक्र में जनसंख्या का आकार समय के साथ स्थिर होता है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे समय बढ़ा है वैसे वैसे जनसंख्या का आकार क्या हो गया है, स्थिर यहाँ पे हो गया है। और इसकी ऊपरी सीमा यानी कि अपर लिमिट के आसपास मामूली उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है ये है dn/dt इज इक्वल टू rn। तो यहाँ तक ये जे शेप का था, हमने बात की थी कि पहले जे शेप का होता है फिर ये एस शेप का बनता है। एस शेप का बनने के लिए यहाँ पे एक एनवायरमेंटल जो रेजिस्टेंस है या फिर पर्यावरण प्रतिरोध है और कैरिंग कैपेसिटी है ये आ जाते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी को k से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो k - n/k यहाँ पे ऐड हो जाता है।
यहाँ पे आर है प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर, एन है जनसंख्या का आकार, डी एन बाई डी टी है जनसंख्या आकार में परिवर्तन की दर टाइम के साथ। तो ये यहाँ पे ग्राफ हो गया और इसका फॉर्मूला ये हो गया है। इसके बाद अगर हम इनको समराइज करें इन दोनों कर्व्स को, तो ये जो है ये ग्रोथ कर्व जो होते हैं, विकास वृद्धि वक्र जो है ये पॉपुलेशन साइज और टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किए जाते हैं। जब किसी एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, ठीक है, जब अनलिमिटेड हो तो उस कंडीशन में एक जे शेप की ग्रोथ कर्व हमें मिलती है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट फेज अंतराल चरण आता है जिसके अंदर अडेप्टेशन होती है, अनुकूलन होता है। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फेज आता है जिसके अंदर तीव्र वृद्धि होती है, और इसका फॉर्मूला है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। इसके बाद एस शेप का जो ग्राफ है वो कब बनता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, वहां पे कैरिंग कैपेसिटी हो और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस पाए जाते हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले ये 5 फेज यहाँ पे है, अंतराल चरण है जिसके अंदर अनुकूलन होगा। दूसरे चरण के अंदर यहाँ पे धीमी वृद्धि होगी, फिर यहाँ पे तीव्र वृद्धि होगी, इसके अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ पे होती है। इसके बाद जनसंख्या डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाती है। तो पुनः पर्यावरण प्रतिरोध बढ़ने के कारण यहाँ पे वृद्धि जो है वो धीमी हो जाती है, और अंत में मृत्यु दर और जन्म दर वो समान हो जाते हैं। तो यहाँ पे विकास दर शून्य हो जाती है। इसका फॉर्मूला जो है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, और के माइनस एन बाई के यहाँ पे होता है। तो ये दोनों ही विकास वक्र यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए, इनकी समरी भी हमने डिस्कस कर ली है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।